जहां शंभू रेगर नाम के आदमी ने एक मुसलमान को काट दिया था गेंती से। जिस तरीके से नृशंस हत्या कन्हैयालाल की हुई, वैसी की वैसी नृशंस हत्या एक मुसलमानों के लड़के की भी हुई। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भाजपा से रियाज का चूंकि कनेक्शन रहा है तो भाजपा ही इसके पूरे पीछे है। जो बेरोजगारी दर है वो लगातार बढ़ रही है। आपने क्या कुछ काम किया है राजस्थान में रोजगार बढ़ाने के लिए? क्या आपका घर चूँकि बहुत आम है, लेकिन आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का देखें, सड़क नहीं बन पा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। विधायक जी ने ऑन कैमरा बोला है कि 6 महीने बाद जब हम आएंगे तो यहाँ की सड़कें भी हमें दुरुस्त मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 हरियाणा। मैं हूँ आपके साथ स्नेहा तिवारी और आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए राजस्थान के भादरा के विधायक बलवान पुनिया जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। नमस्कार जी। ठीक है, आपको किसानों से भी जोड़कर देखा जाता है और आप एक आम नेता के तौर पर लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन अभी राजस्थान के उदयपुर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने लोगों के दिलों को दहला दिया है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नुपुर शर्मा इसके लिए इकलौती जिम्मेदार हैं। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? हमने बार बार ये बात विधानसभा में भी उठाई, जो नफरत की खेती भाजपा और आरएसएस कर रही है उसका परिणाम यही होना है। जिस तरीके से हृदय विदारक घटना घटी और कन्हैयालाल की मौत हुई, उसके पीछे न सिर्फ नुपुर शर्मा, सोशल मीडिया और वो चैनल भी जिम्मेदार हैं जो हिंदू मुसलमान के नाम पर डिबेट करते हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदार उसके लिए सोसाइटी है, जो सोसाइटी इन चीज़ों को तवज्जो देती है। आप देखेंगे कि जो उदयपुर की घटना के बाद सर्वदलीय बैठक हुई और उसमें भाजपा का जो व्यू आया, उसमें उनका ये कहना था कि मैं बैठक में शामिल था, उन्होंने ये कहा कि जो भी दोषी है इसके लिए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो रियाज 2019 में उम्रा हज करके आता है और हज के बाद उसका भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उसका स्वागत करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से भी है। तो आपका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भाजपा से रियाज का चूंकि कनेक्शन रहा है तो भाजपा ही इसके पूरे पीछे है। मैं इनडायरेक्टली कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट कह रहा हूँ। मैंने तो विधानसभा में भी कही है, अब आपके चैनल पर भी कह रहा हूँ, भाजपा का ही कनेक्शन है। गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं कि सिर्फ फोटो से अगर आप मुझे मेरे पर FIR कराना चाहो तो करा सकते हो। सिर्फ फोटो थोड़ी है सर, फोटो नहीं है। उनके फोटो तो इतने कि 2019 में उसका स्वागत कराया वो अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी है। और नुपुर शर्मा की बात पर उन्होंने, कन्हैयालाल ने कुछ लिख दिया, उन्होंने नबी के खिलाफ कुछ लिख दिया। ये जो नफरत की खेती है, ये सिर्फ रियाज और कन्हैयालाल की बात नहीं है। आज से पहले 3.5 साल, 4 साल पहले जब भाजपा का राजस्थान में राज था, यही दक्षिणी राजस्थान जहां शंभू रेगर नाम के आदमी ने एक मुसलमान को काट दिया था गेंती से। जिस तरीके से नृशंस हत्या कन्हैयालाल की हुई, वैसी की वैसी नृशंस हत्या एक मुसलमानों के लड़के की भी हुई। ये अकेला कन्हैया नहीं है, अकेला रियाज नहीं है, अकेला अखलाक नहीं है, अकेला जुनेद नहीं है। इस नफरत की भेंट राजस्थान में पहले एक साथ 72 लोग चढ़े थे, गुजरात के दंगे में लोग भेंट चढ़े हैं। इस नफरत की आंधी में मरापल्ली का मेघवाल का छोरा जो सिर्फ मुच्छों पर ताव देने की वजह से कातिल हो गया, मैं उसके घर तक गया हूँ। ये जातीय घृणा का सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं कहा, मैं तो ये कहता हूँ देर कर दी साहब आपने आते आते। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लेट कहा है। नुपुर शर्मा जैसे लोगों ने पता नहीं कितना जहर घोल दिया इस सोसाइटी में, इस समाज में, इस हिंदुस्तान में, इस संवैधानिक देश में। इसलिए तो चूंकि ये बात भी सामने आ रही है कि कन्हैया बार बार सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, बता रहे थे कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, तो उनको फिर भी सिक्योरिटी नहीं मिल पाई और उनका कत्लेआम किया जाता है, तो इसके पीछे आप राज्य सरकार को भी जिम्मेदार मानते हैं? राज्य सरकार ने जिम्मेदारी सुनिश्चित करी है और कलेक्टर SP को वहाँ से हटाया है, IG को हटाया है। ये बात भी हमने सर्वदलीय बैठक में रखी। वो तो तब हुआ ना जब ऑलरेडी उनका कत्लेआम हो चुका है, उसके पहले कहाँ थे राज्य सरकार? बिल्कुल, राज्य सरकार और राज्य सरकार के जो कर्मचारी, जो थाने के थानेदार थे या SP थे, उनकी लाइबिलिटी पहले अगर सुनिश्चित करते, पहले रियाज को पाबंद करते, या फिर जो उस बंदे ने ये कहा कि मैं 4 दिन से मेरी दुकान बंद है, 5वें दिन दुकान खोलते उसका कत्ल हुआ, ये इसमें कमी रही है। इसमें बिल्कुल उदयपुर का प्रशासन नाकारा रहा है। राज्य सरकार को इस बात के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा भविष्य में किसी की सुरक्षा को लेकर, सिर्फ कन्हैया नहीं। कितने लोगों की जान और चाहिए होगी राज्य सरकारों को जगाने के लिए, राज्य सरकार को सुरक्षा मुस्तैद करने के लिए?
मैं तो कहता हूँ एक भी जान नहीं जाए किसी की। सरकारें चाहते हैं थोड़ी दिन में विधानसभा का सत्र आने वाला है, 3 दिन 4 दिन का। उस सत्र में इस बात को भी बहुत मजबूती से उठाएंगे। मैं तो कहता हूँ ये नफरत की आंधी बंद हो और शांति सद्भाव से हम लोग रहें। और राजस्थान की सरकार, मौजूदा सरकार पर तो और ज़्यादा जिम्मेदारी है, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम नफरत की राजनीति नहीं करते। इनकी तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती है कि ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होने दें। ठीक है, अभी अग्निपथ स्कीम आई है, आपको पता होगा। देश भर में युवा सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें कह दिया जाता है साफ तौर पर कि जो भी युवा सड़कों पर उतरेगा या आंदोलन करेगा उनको हम सभी सरकारी नौकरियों से बेदखल कर देंगे। तो क्या इसे आप लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका भी कत्ल मानेंगे? मैंने 2020 के किसान आंदोलन के समय कहा था कि सेना बेचेंगे। इस सेना को बेचने का, सेना को ठेके पर देने का एक दुस्साहस है। जो दुस्साहस इन्होंने काले कानूनों का करा था, वही दुस्साहस इन्होंने सेना के लिए करा है। ये पहले किसान को चेक करा, किसान 13 महीने तक लड़े, 750 किसानों की कुर्बानी हुई, काले कानून वापस लेने पड़े। अब किसान के बेटे नौजवान को चेक कर रहे हैं। अब ये अगर कोई इस झांसे से रुक जाएगा कि साहब सरकारी नौकरी बंद हो जाएगी, तो नौकरी है कहाँ? 2.5 साल से फौज की कोई भर्ती नहीं है। जो पहले फिट थे नेवी में, एयरफोर्स में, जिन्होंने पेपर क्लियर कर दिए थे, सिर्फ इंटरव्यू कॉल लेटर आने बाकी थे, उनको अनफिट करके ये कहा कि अग्निवीर में आओ, अग्निपथ में आओ। दे कहाँ रहे नौकरी? धमकी किस बात की? मैं तो कहता हूँ नौजवानों को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ो। ये ट्रेन जलाना, ये तोड़ फोड़ करना, ये थोड़ी बहुत संपत्ति जो इसने बेची नहीं है, ये ख़त्म मत करो। ये तो खुद ही बेच रहे हैं। तो अपनी संपत्ति है, अपने दादा परदादाओं की खून पसीने की कमाई से बनी है। हम इसको नष्ट नहीं करें। लोकतांत्रिक तरीके से जैसे किसान लड़े वैसे लड़े और इन योजनाओं का विरोध करें। ये योजना देश की सिर्फ रोजगार से जुड़ी हुई नहीं, देश की सिर्फ सेना से जुड़ी नहीं, ये देश के लिए ऐसे 4 साल सेना में भर्ती हुए लोगों को खुले बाजार में छोड़ देना है जिनका फिर कोई धनी दौरी नहीं है। तो मैं समझता हूँ सेना और देश की रक्षा से संबंधित सवाल भी है। ठीक है, रोजगार की चूंकि आप बात कर रहे हैं, हरियाणा और राजस्थान दोनों में ही जो बेरोजगारी दर है वो लगातार बढ़ रही है। आपने क्या कुछ काम किया है राजस्थान में रोजगार बढ़ाने के लिए? हमने तो जो पहले की अटकी हुई भर्तियाँ थी उनकी बात राजस्थान की विधानसभा में उठाई है। अभी मेरी पार्टी के 2 MLA हैं। हमारा काम है सरकार तक जनता की बात पहुँचाना। हमने मजबूती से बात उठाई है बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए, उनकी अटकी हुई भर्तियों को दिलवाने के लिए, नई नौकरियों के लिए। भविष्य में सरकार सरकारी तंत्र को मजबूत रखे। स्कूल जो पिछली सरकार ने बंद करे थे उनको वापस खोलने के लिए 12 स्कूल वापस खुले भी हैं, हालांकि 110 बंद हुए थे। 37 स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं। यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज खुला है, यहाँ ITI खुली है, सरकारी ITI खुली है। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी नाकाफ़ी है, हम संतुष्ट नहीं हैं। अभी आप 3.5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है लगभग, तो अब कब आखिर युवा आपसे ये पूछेगा कि कितने आपने नौकरी दी? क्योंकि आप 5 साल का कार्यकाल के बाद फिर एक बार फिर से चुनाव होंगे, उसके बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है वो तब की बात है। लेकिन आपके 5 साल के कार्यकाल में हम कितने लोगों को मान लें कि आप रोजगार दे सकेंगे? देखो, रोजगार देना सरकार का काम है और मेरा काम है जनता की बात, नौजवानों की बात सरकार तक पहुंचाना। सरकार क्या आपकी बात सरकार सुन नहीं रही है? नहीं सुन रही है। सरकार ने भर्तियां निकाली लेकिन कम है। 7.25 करोड़ पॉपुलेशन को देखते हुए जो भर्तियां और स्टेटों से अच्छी निकाली हैं राजस्थान में। पिछली वसुंधरा सरकार की अटकी हुई भर्तियां भी सिरे चढ़ाई हैं। लेकिन अभी जो जिस तरीके से बेरोजगारों को रोजगार और ज़्यादा की ज़रूरत है, उसमें आज हिंदुस्तान की कोई सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही। उसकी वजह ये है कि केंद्र जब फोकस ख़त्म कर देता है सरकारी सिस्टम पर, तो राज्य ज़्यादा तड़फड़ा नहीं सकता। अभी हमारे यहाँ जल जीवन मिशन पूरे देश में चल रहा है, भारत सरकार ने शुरू करा, लेकिन भारत सरकार ने ये कह दिया कि साहब 50% पैसा देंगे, हम तो घटा करके 45 कर दिया, 45% कर दिया। 45 राज्य देता है, 45 केंद्र देता है। 2013 से पहले ये पैसा 90% केंद्र देता था, राज्य को 10% लगाना पड़ता था। आज राज्य को 45% लगाना पड़ रहा है, 10% जनता दे रही है। तो जल जीवन मिशन सिरे चढ़ाने में कितनी स्टेट गवर्नमेंट को मशक्कत करनी पड़ती है। यानी हर क्षेत्र में केंद्र की सरकार ने हाथ टाइट करें। यही हाल एजुकेशन का है, ये चिकित्सा का है। तो इसमें एक स्टेट गवर्नमेंट को सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल स्थिति होती है। राजस्थान की सरकार ने लोगों की सुनवाई करी है, जो भर्तियां अटकी हुई थी उनको पूरा कराया, नई रीट की भर्ती निकाली है, पटवारी नए भर्ती करें, पुलिस की भर्ती नहीं हुई है, LSA की भर्ती नहीं हुई है, चिकित्सा विभाग में भर्ती नहीं हुई है, लेकिन कम है।
हम यूं दावे के साथ ठोक के नहीं कह सकते भी राजस्थान में तो बम पर रोजगार दिए जा रहे हैं, दिए हैं और से बेहतर दिए हैं। अब चूंकि आपको किसान नेता भी कहा जाता है, किसानों के पक्ष में आप हमेशा बोलते हुए भी सुनाई देते हैं, सवाल ये उठता है इतनी बढ़ती हुई महंगाई में किसानों को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। पहले जो आंकड़ा आया करता था कि इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, केंद्र सरकार ने वो आंकड़े भी निकलवाने बंद कर दिए हैं। किसानों की आवाज़ उठाने वाले जो दो कुछ नेता थे वो भी कहीं ना कहीं अब गायब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में मूलभूत जो किसानों की समस्याएं हैं वो क्या है और उनका निजात आप किस तरीके से निकाल रहे हैं? हमारे यहाँ तो देखो, मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो हमने फसल बीमा पर काम करा है। फसल बीमा भारत सरकार नियोजित करती है, राज्य सरकार उसमें अंशदान करती है, उसका कंप्लाइंस, उसको लागू करने का काम राज्य सरकार करती है। लेकिन बड़ी बात यह कि 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद हमने भादरा में फसल बीमा पर बड़ा काम करा और लंबे संघर्ष के बाद लोगों को समझ आई फसल बीमा की, और हमारे यहाँ पिछले 3 साल में 1000 करोड़ रुपए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसानों को खाते में आए। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं सीमित हो सकता है ना। किसानों की समस्याएं हैं कि उनके खाद जो हैं वो पहले से ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, उनके जो तमाम चीज़ें होती हैं वो महंगी हो गई हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और भी तमाम समस्या है। 13 महीने किसान आंदोलन करते हैं लेकिन मिलता क्या है उन्हें? सवाल ये उठता है। 750 किसान शहीद हो जाते हैं लेकिन फिर भी किसानों की जो MSP गारंटी कानून होना चाहिए वो नहीं बनता है। अभी तक कमेटी गठित ही हो रही है, अभी तक कमेटी से बात ही नहीं हो पा रही है। किसान का जो उस समय आंदोलन था वो आंदोलन था काले कानूनों के खिलाफ, लेकिन MSP गारंटी कानून भी उसमें एक बहुत बड़ा इशू था। MSP बाद में जोड़ा गया। 750 कुर्बानी के बाद सरकार झुकी, सरकार ने काला कानून वापस लिया। काला कानून वापस लेने के बाद MSP की मांग को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सरकार ने वादा खिलाफी करी है और केंद्र सरकार इस बात से पीछे हट गई। अब किसानों को मजबूती से दोबारा सड़क पर आना पड़ेगा, नहीं तो MSP बहुत मुश्किल काम है। एक तरफ सरकार मंडी बंद करे, अब की बार ये हुआ गेहूं की खरीद से सरकार ने हाथ खींच लिया और गेहूं तो इंपोर्ट हो गया। जब सारे चैनल वाले कहने लगे, सारे अखबार वाले कहने लगे गेहूं कहाँ है, खिलाओगे क्या देश की जनता को, तब इंपोर्ट रोका, एक्सपोर्ट रोका। ये तो एक्सपोर्ट हो गया गेहूं। तो आपने किसी भी मई जून के महीने में मंडियां गेहूं से अटी पड़ी रहती हैं, मंडी में गेहूं नहीं आया, खेत से ही गायब हो गया। यही थे काले कानून। इसीलिए लोग डर रहे थे कि माल काला बाजारी में चला जाएगा। गेहूं का एक तो उत्पादन कम हुआ और ऊपर से एक्सपोर्ट में चला गया। एक स्टेप जीते किसान, 13 महीने लड़े, एक स्टेप जीते कि काले कानून वापस हुए। MSP की लड़ाई अभी भी अधूरी है जो पूरी लड़नी पड़ेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये लड़ाई कोई नेता नहीं लड़ेगा, किसान खुद लड़ेंगे। ये जो जीत हुई ये नेताओं की जीत नहीं हुई, काले कानून के खिलाफ किसान लड़े, माताएं बहनें लड़ी, 750 कुर्बानी हुई, कोई चीख नहीं उठी। पंजाब के सबसे ज़्यादा पंजाब के लोगों ने जान दी, कहीं चीखें चित्कार नहीं उठी, कुर्बानी माना गया उसको। ये जनता ने करी है। नेता तो जनता में से ही पैदा होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि किसान को अपनी जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा, किसान के बेटों को लड़ना पड़ेगा। कोई रामायण का राम या महाभारत का कृष्ण नहीं आएगा। विपक्ष की एक बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी सरकार से लड़ने के लिए। जब तक आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तब तक उनको हौसला कहाँ से मिलेगा? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, जो 50 किलो का यूरिया का बोरा आया करता था वो 45 किलो कर दिया गया है। महंगाई तो और चरम सीमा पर है। यूरिया और DAP भविष्य में मिलेंगे भी नहीं। जो DAP और यूरिया समय पर पहुंचती थी, पिछली दोनों फसलों में भारी मारामारी रही है और मैं आज कह रहा हूं भविष्य में भी यही रहेगा। जब तक मोदी जी हैं जिस डरे से चला रहे हैं ना देश को, वो इसी डरे से चला रहे हैं कि अल्टीमेटली किसान का इस ज़मीन से मोह भंग हो जाए। इतना परेशान करा पिछली बार। मैं राजस्थान सरकार के कृषि पंत भवन में हर तीसरे दिन जाता, साहब रैंक लगवाओ। हमारे अधिकारी केंद्र सरकार से इतनी माथाफोड़ी करते तब जाकर के कोई रैंक लगता है खाद का। 20 दिन बाद इंपोर्ट करी गई, इससे सीजन निकल गया। बिजाई लोगों ने रबी की सल्फर से करी थी, DAP नहीं मिली। बाद में यही हाल यूरिया का रहा। महंगी है जो है, महंगी नहीं मिल रही।
यही हाल यूरिया का रहा। इसलिए ये केंद्र की सरकार लगातार किसानी पर तेजी से हमला, एक तरफा नहीं चौतरफा, किसान के बेटे को परेशान, किसान को परेशान, खेती करने वाले को परेशान, फसल उगाने, बोने, बीजने, पकाने तक परेशानी, बिजली की, खाद की, उसके बाद फिर बेचने की परेशानी। तोल जाकर के पूरे हिंदुस्तान में 1.5 महीने बाद शुरू हुए। अभी जो टोकन किसानों के कटे रबी की फसल के, जैसे सरकारी रेट पर चना तुला, उसका सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में 1/3 तुला है, बंद कर दिया। चने का टोकन कटा, आप सर्वे करना पूरे हिंदुस्तान में 1/3 चना तुला, उसके बाद टोकन बंद हो गया। समस्याएं बहुत हैं कुल मिलाकर, लेकिन निजात कहाँ है? लगातार संघर्ष, मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष। तो किसान अगर इतना ही सड़कों पर बैठेगा तो किसानी कौन करेगा? बीज कौन बोएगा? फसलें कौन उगाएगा? उन्हीं में से लोग उठेंगे, और कोई इलाज है नहीं। आप ये कहो साहब, आपको तो एक प्रतिनिधित्व के तौर पे चुना गया है ना, तो आप कब आवाज़ उठाएंगे? हम तो आवाज़ उठाते हैं, विधानसभा में उठाते हैं, सड़कों पर उठाते हैं। हम कितने, मुट्ठी भरी तो हैं। लोग करोड़ों में हैं, हम मुट्ठी भर हैं। लोगों में से लोग पैदा होंगे जो लड़ेंगे किसान के लिए। आप और हम जैसे लोग ही तैयार करेंगे उनको अपनी बात उठाने के लिए। यही डेमोक्रेसी कहती है। ये रिवायत रियासत काल की तो है नहीं, जो मैं लड़ूं फिर मेरा बेटा लड़े। उन्हीं में से लोग खड़े होंगे, इन्हीं में से किसानी को बचाने वाले लोग खड़े होंगे। हम खड़े हुए हैं किसानी से, चलो वहाँ तक चलते हैं, चलते चलते बात करते हैं। किसान दिखाता हूँ मैं आपको, मेरा घर किसानी का, और मैं ये दिखाता हूँ आपको कि हम कैसे किसानी से आकर के जनता की बात करते करते और यहाँ तक पहुँचे, विधानसभा तक पहुँचे। ये मेरा किसान का घर, ये मेरा घर है, ये मेरी गाय है, ये गाय के लिए चारा है, ये मेरा किसानी का घर। इन्हीं में से, इन्हीं घरों में से लोग निकलेंगे, इन्हीं घरों में से लोग निकलेंगे। ये इसके लिए चारे का, ये मेरी गाय। इसी तरीके से किसान की बात करने वाले लोग किसान के घरों से पैदा होंगे और किसान की बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं अपने पास। ये किसान का स्टोर है, ये किसान का स्टोर है। ऐसे ही लोगों घरों में से लोग निकलेंगे। आप और हम जा कर के तलाशेंगे कि आइए उठिए, किसान की बात करिए। ऐसे साधारण घरों से विधायक निकलेंगे। चलो आपको मेरा घर दिखाता हूँ। ऐसे साधारण घरों से विधायक निकलेंगे, तब जाकर के जनता की बात। साधारण घर से विधायक, ठीक है, विधायक जी अपना घर दिखा रहे हैं और बाकी विधायक तो खैर बचना चाहते हैं अपना घर दिखाने से, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि कितने आम नेता हैं और ज़मीनी से जुड़े हुए नेता हैं, और ऐसे ही लोगों को सामने आकर किसानों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस देश में किसानों के लिए सर्वाइव करना। और ये विधायक जी का घर है। विधायक जी का घर बिल्कुल आम आदमी की तरह ही है, और विधायक जी बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं हमें ये दिखाते हुए। ये किसान का घर है, और यहाँ से एक किसान की बात करने वाला आदमी निकला है। तब जाकर के एक MLA बने और राजस्थान की विधानसभा में बोले। और मेरा घर तो जैसा है वैसा है, पर मेरे तहसील के बहुत सारे किसानों का फसल बीमा की वजह से, एक मुद्दे पर हम अच्छा काम कर पाएँ, फसल बीमा की वजह से बड़े बड़े घर बने हैं किसानों के। ठीक है, आपका घर चूँकि बहुत आम है, लेकिन आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का देखें, सड़क नहीं बन पा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। अभी सही बात उठाई है आपने। खाड़ों के लिए हम बजट लेके आए, जल जीवन मिशन में हमारे काम चल रहा है। सड़कें खराब हैं। 6 महीने बाद जब आओगे आप, तो आपको सड़कों में तब्दीली मिलेगी। भादरा से सिद्धमुख रोड, राजगढ़ रोड स्वीकृत हो गया, 158 करोड़ रुपए उसका काम। अभी एक जयन साहब और ठेकेदार आए हुए हैं जो उद्घाटन का समय मांग रहे हैं। जवादरा से झांसा आदमपुर रोड, ये 35 करोड़ का स्वीकृत हो गया और इसका टेंडर हो गया। भादरा से सावा सड़क का काम चल रहा है, और गाँवों की जो संपर्क सड़कें वो आपको 6 महीने के बाद चेंज मिलेंगी। चलिए, विधायक जी ने ऑन कैमरा बोला है कि 6 महीने बाद जब हम आएंगे तो यहाँ की सड़कें भी हमें दुरुस्त मिलेंगी। विधायक जी का घर आपने देख लिया। विधायक जी का साफ साफ कहना है कि अगर आपको किसानों की बात उठानी है, किसानों को अगर सरकारों से लड़ना होगा, तो इन्हीं घरों से किसानों को उठना पड़ेगा। किसान सामने आएंगे तभी लड़ाई लड़ पाया जाएगा, वरना
एक समय ऐसा भी आएगा जब किसान किसानी छोड़कर किसी दूसरे व्यवसाय में लग जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आखिर किस नींद में सोई हुई हैं कि विधायक जी के बार बार कहने के बावजूद भी किसानों की समस्याओं पर काम नहीं किया जा रहा है। समय आ चुका है कि हम भी जागृत हों और अपने आप को इस संघर्ष की लड़ाई में शामिल करके देश के विकास के लिए सोचें। आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।